नमस्ते। आजकल भारत के बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब वित्तीय संस्थाओं और विदेशी मीडिया में चल रही कुछ बातों पर काफी ध्यान जा रहा है। आज हम भारत की एक बहुत ही जानी मानी और अहम संस्था एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि हाल में जो खबरें आईं और एलआईसी की निवेश रणनीतियां, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, उनके पीछे का सच क्या है। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों, नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स पर और जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। चलिए तो इस मामले को थोड़ा खोल कर समझते हैं। कुछ समय पहले एक विदेशी अखबार ने, खास तौर पर शायद एक अमेरिकी अखबार था, उन्होंने एलआईसी के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर कुछ सवाल उठाए थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। उनका कहना था कि एक बड़े भारतीय ग्रुप अदानी ग्रुप में जो पैसा एलआईसी ने लगाया है, उसके पीछे शायद सरकार का दबाव हो सकता है। अब इस खबर के बाद जाहिर है कुछ लोगों में, खासकर एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स और ग्राहकों के बीच थोड़ी उलझन मतलब कंफ्यूजन की स्थिति बनी। हाँ, ये बात सामने आई थी और इससे थोड़ी चिंता होना स्वाभाविक भी है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एलआईसी ने इन सभी बातों को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा जी, एलआईसी का साफ कहना है कि उनका हर निवेश, हर इन्वेस्टमेंट, चाहे वो अदानी ग्रुप में हो या टाटा ग्रुप में या बिरला ग्रुप में या किसी भी और कंपनी में, वो एक पूरी प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसा नहीं कि बस यूं ही कहीं पैसा लगा दिया। मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस है। बिल्कुल। इसके लिए उनके अपने काफी मजबूत इंटरनल चेक्स होते हैं, यानी अंदरूनी जांच पड़ताल होती है। बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है। मतलब पेशेवर लोग हर पहलू को देखते समझते हैं, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न आ सकता है, वगैरह वगैरह। और आखिर में ये सारे निवेश बोर्ड के स्तर पर मंजूर होते हैं, अप्रूव होते हैं। तो ये काफी व्यवस्थित मतलब डिसिप्लिन प्रक्रिया है। आपने आईआरडीएआई का भी जिक्र किया था, कि आप थोड़ा बता सकते हैं कि इस प्रक्रिया में आईआरडीआई की क्या भूमिका है, वो कैसे फिट होते हैं इसमें? बिल्कुल। देखिए, आईआरडीआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत में पूरे बीमा सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर है। मतलब वो बीमा कंपनियों के लिए नियम कानून बनाती हैं और ये भी देखती हैं कि सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो एलआईसी के जितने भी निवेश होते हैं वो आईआरडीआई के बनाए गए दिशा निर्देशों मतलब गाइडलाइंस के दायरे में ही होते हैं। उनसे बाहर जाकर वो निवेश कर ही नहीं सकते। और एलआईसी ने जोर देकर कहा है कि उनका हर एक रुपया जो कहीं निवेश होता है, उसके पीछे ठोस वित्तीय कारण, साउंड फाइनेंशियल लॉजिक होता है, कोई राजनीतिक निर्देश या पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन नहीं। अच्छा, तो ये प्रक्रिया तो काफी मजबूत लगती है सुनने में। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, शायद उससे तस्वीर और साफ हो जाए। अदानी ग्रुप में एलआईसी के कुल निवेश की बात करें तो ये करीब 36,000 करोड़ बताया गया है। अब ये सुनने में तो काफी बड़ी रकम लगती है। हाँ, अपने आप में ये एक बड़ी संख्या है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन निवेश को हमेशा बड़े परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। सही का, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। अगर हम तुलना करें तो एलआईसी का निवेश टाटा ग्रुप में कितना है, वो तो शायद इससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। टाटा ग्रुप में एलआईसी का निवेश 1.3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ओ बाप रे, 1.3 लाख करोड़। जी। और आदित्य बिरला ग्रुप में भी एलआईसी का निवेश 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अच्छा, तो अडानी ग्रुप में 36,000 करोड़ का निवेश इन बड़ी कंपनियों जैसे टाटा या बिरला की तुलना में तो कम ही लगता है फिर। बिल्कुल। और यही बात महत्वपूर्ण है अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि एलआईसी का जो निवेश पोर्टफोलियो है वो काफी फैला हुआ है, मतलब डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड, हाँ। उन्होंने अपना सारा पैसा या ज्यादातर पैसा किसी एक ही ग्रुप में नहीं लगाया है। अलग अलग कंपनियों, अलग अलग सेक्टरों में निवेश किया गया है। ये दिखाता है कि किसी एक कंपनी या ग्रुप पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, ओवर डिपेंडेंस नहीं है। तो अडानी ग्रुप वाला निवेश उनके कुल निवेश का कितना हिस्सा होगा अंदाजन? अडानी ग्रुप में जो निवेश है वो एलआईसी के कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी जितने पैसे का वो प्रबंधन करते हैं, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, शायद 1% से भी कम। सिर्फ 1% से कम? हाँ, बिल्कुल। और निवेश की दुनिया में इसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट की निशानी माना जाता है, जहां आप अपने जोखिम, अपने रिस्क को अलग अलग जगह फैलाकर कम करते हैं, यानी कि सारी उम्मीदें एक ही जगह लगा दी, है ना? हाँ, ये आंकड़े वाकई तस्वीर को काफी साफ कर देते हैं और डाइवर्सिफिकेशन के महत्व को समझाते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और पहलू सामने आता है जो मुझे लगता है ज्यादा दिलचस्प है।
इस पूरे मामले को देखने का एक और नजरिया भी है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ LIC या अडानी ग्रुप तक ही सीमित बात नहीं है। ये शायद एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। अच्छा, किस तरह का पैटर्न? बात ये हो रही कि शायद पश्चिमी मीडिया में, खासकर अमेरिका और UK के कुछ मीडिया संस्थानों में, एक तरह की प्रवृत्ति, एक टेंडेंसी देखी जा रही है जहां भारत की बढ़ती आर्थिक आजादी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और वैश्विक ताकत पर सवाल उठाए जाते हैं या उसे शक की निगाह से देखा जाता है। हाँ, इस तरह का विश्लेषण सामने आया है और इसमें खास बात यह है कि ऐसा अक्सर तब देखा जाता है जब भारत या भारत की बड़ी कंपनियां विश्व मंच पर, वर्ल्ड स्टेज पर कुछ बड़ा हासिल करती हैं या मजबूती से आगे बढ़ती हैं। तब अचानक से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो उनकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पर या उनके काम करने के तौर तरीकों, गवर्नेंस पर सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल, और तर्क ये दिया जा रहा है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और एक बड़ी वैश्विक आर्थिक शक्ति, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की राह पर है। LIC, जो भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है, वो इस उभरती हुई आर्थिक ताकत का एक प्रतीक, एक सिंबल भी है। हाँ, ये बात तो है। तो कुछ लोगों का मानना है कि LIC या अदानी जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों को निशाना बनाना असल में अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, भारत की विकास गाथा, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर ही सवाल उठाना है। ये एक सोचने वाली बात है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? क्या ये कोई नई बात है? इस विश्लेषण के अनुसार हाँ, ये पैटर्न पहले भी देखने को मिला है। जैसे? कोई उदाहरण? चाहे भारत के ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर का विस्तार हो, जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए बड़े कदम उठा रहा था, या फिर अंतरिक्ष में हमारी उपलब्धियां हों, जिसे चंद्रयान या मंगलयान मिशन, या फिर जब भारतीय कंपनियां विदेशों में बड़े अधिग्रहण एक्विजिशंस करती हैं या कोई बड़ा मील का पत्थर हासिल करती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ पश्चिमी हितों, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट की तरफ से ऐसी कोशिशें हुई हैं कि भारत को क्रोनी कैपिटलिस्ट के रूप में दिखाया जाए। क्रोनी कैपिटलिस्ट मतलब जहां सरकार पर अपने करीबियों या पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता है। हाँ, बिल्कुल वही। या फिर एक अज्ञात राज्य नियंत्रित, स्टेट कंट्रोल्ड अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाया जाए, जहां सब कुछ सरकार के इशारे पर चलता है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो फिर अगर ये एक पैटर्न है जैसा कहा जा रहा है, तो सवाल उठता है कि इन रिपोर्ट्स का असली इरादा क्या हो सकता है? जैसा कि कुछ विश्लेषणों में कहा जा रहा है, शायद मकसद सिर्फ सच बताना नहीं, बल्कि निवेशकों, इन्वेस्टर्स और आम जनता के मन में एक शक, एक अविश्वास, मिसट्रस्ट का बीज बोना हो सकता है। क्या ये संभव है? हाँ, और ये भी कहा गया है कि अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स में जानकारी के सोर्सेस साफ नहीं होते। कभी अज्ञात स्रोतों, एनोनिमस सोर्सेस का हवाला दिया जाता है, कभी ऐसे दस्तावेजों, अनडिस्क्लोज्ड डॉक्यूमेंट्स की बात होती है जो सार्वजनिक नहीं होते, या फिर जो आंकड़े दिए जाते हैं वो पूरी तरह से सत्यापित, वेरीफाइड नहीं होते, या उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अच्छा, इस तरह के नैरेटिव का, इस तरह की बातों का असर क्या हो सकता है? ये किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं? देखिए, इसके कई असर हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये भारतीय कंपनियों में, खासकर बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों में, लोगों का भरोसा, कॉन्फिडेंस कम कर सकती हैं। दूसरा, ये भारत में आने वाले विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज की रफ्तार पर असर डाल सकती हैं। अगर बाहर के निवेशकों को लगेगा कि यहां सब ठीक नहीं है, गवर्नेंस इश्यूज हैं, तो वो शायद निवेश करने से हिचकिचाएं। हाँ, ये तो हो सकता है। और शायद सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ सकता है। करोड़ों लोग LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं। ऐसी खबरों से उनके मन में अपनी जमा पूंजी की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो सकती है। एक नकारात्मक धारणा, नेगेटिव परसेप्शन बन सकती है, भले ही उसका कोई ठोस आधार ना हो। ये बातें वाकई चिंताजनक है, लेकिन इन सब के बीच हमें तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए। क्या भारत में किसी नियामक संस्था, रेगुलेटर, जैसे IRDAI या किसी सरकारी ऑडिट में या किसी अदालत, कोर्ट ने LIC के निवेशों में कोई गड़बड़ी पाई है? अभी तक ऐसा कुछ सामने आया है? नहीं, जहां तक सार्वजनिक जानकारी है, पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तक किसी भी आधिकारिक जांच या रिपोर्ट में LIC द्वारा निवेश प्रक्रिया में कोई अनियमितता या गड़बड़ी सामने नहीं आई है। LIC आर्थिक रूप से एक बेहद मजबूत, फाइनेंशियली सॉलिड संस्था बनी हुई है। उसके काम करने के तरीके पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हैं और दुनिया भर में उसकी साख और इज्जत ग्लोबली रिस्पेक्टेड है। ये जानना बहुत जरूरी है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि LIC सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। पिछले 68 सालों से भी ज्यादा समय से
ये करोड़ों भारतीयों के लिए सिर्फ बीमा नहीं, बल्कि विश्वास, ट्रस्ट, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का दूसरा नाम बन चुकी है। बिल्कुल, 100% सही बात है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड खुद इसकी कहानी कहता है। LIC ने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं। जितने भी सही दावे, क्लेम्स आए, उनका पूरी ईमानदारी और समय पर भुगतान किया है। ये छोटी बात नहीं है। करोड़ों परिवारों को मुश्किल समय में LIC से सहारा मिला है। हाँ, क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो हमेशा से बहुत हाई रहा है LIC का। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के सामने जब भी कोई बड़ी आर्थिक चुनौती, इकोनॉमिक चैलेंज आई है, चाहे हो कोई संकट का समय हो या विकास के लिए पैसे की जरूरत हो, LIC हमेशा एक मजबूत स्तंभ की तरह देश की अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए खड़ी रही है। और सबसे अहम बात, इसने अपने करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स को लगातार अच्छे रिटर्न्स, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स भी दिए हैं, उनकी बचत को बढ़ाया है। ये बातें LIC को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संस्था, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा देती हैं। आप कह सकते हैं, यह कहना गलत नहीं होगा कि LIC भारत की वित्तीय रीढ़ की हड्डी, फाइनेंशियल बैकबोन की तरह है। और इसका महत्व सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स तक सीमित नहीं है। सोचिए, 13 लाख से ज्यादा LIC एजेंट्स हैं। 13 लाख, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये तो। जी हाँ, जो छोटी शहरों और गांवों तक बीमा का सुरक्षा कवच पहुंचाते हैं। ये उनके लिए रोजगार और आजीविका, लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एजेंट्स हर दिन लाखों लोगों से मिलते हैं, उनकी जरूरतें समझते हैं और उन्हें सही सलाह देते हैं। ये भी LIC की ताकत का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है, खासकर उन लोगों के लिए जो LIC के पॉलिसी होल्डर हैं या जो LIC में निवेश करने या पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं? उनके लिए टेक अवे क्या है? मेरे ख्याल से संदेश बहुत सीधा और साफ है। उनका पैसा सुरक्षित है, सेफ है। LIC एक बेहद पेशेवर तरीके से प्रबंधित, प्रोफेशनली मैनेज्ड संस्था है, जहां फैसले भावनाओं में या दबाव में नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर लिए जाते हैं। हाँ, और निवेश के मामले में इसकी ताकत, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो चाहे वो इसके विशाल आकार, साइज की वजह से हो, ये भारत की सबसे बड़ी निवेशक संस्थाओं में से एक है, या फिर इसकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी की वजह से जो इसने इतने सालों में कमाई है, वो बेजोड़ है, अनमैच्ड है। बिल्कुल, देखिए, इस तरह के अस्थायी विवाद या टेम्पररी कंट्रोवर्सीज या सनसनीखेज खबरें आती जाती रहती हैं। मीडिया में आज ये है, कल शायद कोई और मुद्दा होगा, लेकिन भारत की जो बुनियादी संस्थाएं हैं, खासकर LIC जैसी संस्थाएं, वो विश्वास और प्रदर्शन, ट्रस्ट एंड परफॉर्मेंस की एक बहुत मजबूत नींव पर बनी है। ये नींव दशकों के भरोसे, करोड़ों लोगों के अनुभव और लगातार अच्छे नतीजों से बनी है। इसे यूं ही हिला पाना आसान नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स और उनके विश्लेषण अपनी जगह हो सकते हैं और उन पर गौर भी किया जाना चाहिए, क्रिटिसिज्म को देखना चाहिए। लेकिन जब हम LIC की जमीनी हकीकत, उसके बुनियादी सिद्धांतों, फंडामेंटल्स को देखते हैं, उसकी वित्तीय मजबूती, उसकी कार्यप्रणाली, उसका ट्रैक रिकॉर्ड और भारत के विकास गाथा में उसका सकारात्मक योगदान, तो एक अलग और कहीं ज्यादा मजबूत तस्वीर उभर कर सामने आती है। यहां विश्वास, जो इतने सालों में बना है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, LIC देश के करोड़ों परिवारों के लिए एक जीवन रक्षक की तरह खड़ी है, जो न सिर्फ मुश्किल वक्त में आर्थिक सहारा देती है, बल्कि लोगों में बचत और सुरक्षा की भावना भी पैदा करती है और देश के विकास के लिए जरूरी पूंजी भी उपलब्ध कराती है। अब एक सवाल जो इस पूरी चर्चा से उठता है और हम चाहेंगे कि लोग इस पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें। क्या आपको लगता है कि LIC जैसी संस्थाएं भारत की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है? LIC के प्रति अपने विश्वास और विचारों को हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।